अगला टॉपिक स्टार्ट होता है रासायनिक समीकरण में अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में दो ही पक्ष लिए जाते हैं। एक पक्ष आपका होता है अभिकारक का पक्ष और एक पक्ष होता है उत्पाद का पक्ष। अभिकारक पक्ष को बोला जाता है आप क्रिया करो और उत्पाद पक्ष को बोला जाता है कि आपका निर्माण होता है। अभिकारक पक्ष को हम हमेशा बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उत्पाद पक्ष को हम दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण को जब आप व्यक्त करते हो तो जिन जिन पदार्थों ने क्रिया किया है या जिन जिन पदार्थों का निर्माण होता है उनको उनके अणुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार एक रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ जितने भी परमाणु होते हैं उनकी जो संख्या होती है, अगर दाहिनी तरफ यानी उत्पाद की तरफ भी उतने ही परमाणु और उतनी ही संख्या होती है तो उस प्रक्रम को बोलते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और अगर अभिकारक पक्ष में परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है तो बोला जाता है कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो असंतुलित होता है। जैसे कंडीशन आपको बताना हो तो आप बता सकते हो कि रासायनिक समीकरण को दिखाने के लिए एक उदाहरण लिया जाता है कि हमने कहा कि ये Zn है जिसको आप जिंक कहते हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे आप H2SO4 कहते हो। एक रासायनिक समीकरण दिखा रहे हैं और आप इससे बनाते हो ZnSO4 प्लस आपने लिखा H2। तो इस रासायनिक समीकरण में ये बताया गया कि ये जो आपका जिंक है जो धातु के रूप में होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन के बगल में एक एरो दिखाते हैं। इसका मतलब है हमने आपको बताया था कि जब एरो का मुंह यानी तीर का मुंह ऊपर की तरफ होता है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये गैस है और ये वातावरण या वायुमंडल में मुक्त होती। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तो ये जो आपका पक्ष होता है इस पूरे पक्ष को आप क्या बोलते हो? रिएक्टेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? रिएक्टेंट, यानी जिसको आप अभिकारक कहते हो। ये आपका हो गया अभिकारक। और जो ये पार्ट होता है ये इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम हिंदी में उत्पाद कहते हैं। इस तरह से अभिकारक और उत्पाद का निर्माण हुआ। रासायनिक समीकरण आपने व्यक्त किया। अब अगर हम परमाणु संख्या के बारे में ज्ञात करते हैं, इसको चल के आगे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। एक बहुत सरल तरीका होता है कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, कैसे बाईं तरफ के परमाणुओं की संख्या और दाईं तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो अगर हम अभिकारक की तरफ जाए तो हम बोले जिंक जो आपका दिख रहा है वो कितना है, तो आप बोलेंगे ये एक परमाणु है, जिंक का एक परमाणु। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपका जिंक क्या होगा? एक परमाणु है। यहाँ आप हाइड्रोजन को देखिए, नीचे के जो अंक लिखे होते हैं ये आपके परमाणु संख्या को व्यक्त करते हैं। बगल में जो अंक लिखा होता है वो अणु संख्या को व्यक्त करता है। अगर बगल में कोई अंक नहीं लिखा है तो हमको क्या मानना है? वहाँ एक होगा। तो इसका मतलब आप 2 का 1 का गुणा करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो जो आपका हाइड्रोजन है उसके आपके 2 परमाणु हैं। इधर आप हाइड्रोजन को ध्यान से देखें तो इधर भी हाइड्रोजन के आपके 2 परमाणु हैं। अब आ जाइए सल्फर पे। सल्फर इधर देखिए अभिकारक की तरफ 1 है तो आपके सल्फर का भी 1 परमाणु हो गया। इधर भी आपके सल्फर का 1 परमाणु हो गया। ऑक्सीजन को देखा जाए तो 4 लिखा है तो ये ऑक्सीजन जो है वो 4 परमाणु को व्यक्त करता है और इधर का भी ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो 4 परमाणु को व्यक्त करता है।
इससे पता चल गया कि ये जो चार्ट है जिसके आधार पे आप परमाणु संख्या दोनों तरफ का प्रदर्शित कर रहे हो, तो ये लग रहा है कि हाँ, जितने परमाणु और जो परमाणु अभिकारक की तरफ उपस्थित हैं उतने ही परमाणु अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी उपस्थित हैं। इसलिए ये जो आपकी अभिक्रिया होती है ये आपकी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जो आपका टर्म लिखा हुआ है कि अभिक्रिया समीकरण में अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, तो हम इस तरह से अभिक्रिया के समीकरण में अणुओं और परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। अब आपने बोला इधर कुछ नहीं लिखा है, तो इसके बाईं तरफ भी क्या मान के चलेंगे कि ये एक अणु हो गया जिंक का, यानी तत्व है, एक परमाणु भी कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं। इसके बगल में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं 1 है। इसके बगल में कुछ नहीं लिखा है तो ये भी आपका 1 है, और इसके बगल में कुछ नहीं लिखा है तो ये भी आपका 1 है। तो ये जो मैंने अंक अभी आपका 1 1 1 लिखा है ये क्या है, अणु संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपका 2CO2 लिखा हुआ है, तो इस 2CO2 का क्या अर्थ, तो आप बोलेंगे कि ये CO2 के 2 अणु हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है कि CO2 के 2 अणु हैं। अब देखिए यहाँ का जो संख्या है ये अणु संख्या है, नीचे जो लिखा है वो परमाणु संख्या है। अगर अणु के संख्या के बगल में कोई अंक नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं 1 है, और नीचे परमाणु की संख्या में भी अगर कोई अंक नहीं लिखा होता है तो हम उसको भी मानते हैं कि वो 1 है। तो यहाँ 2CO2 का क्या अर्थ है, आप जानते हैं CO2 के 2 अणु हैं। अब बोला जाए इसमें परमाणु संख्या निर्धारित करके बताइए, तब आप बोलेंगे देखिए C के नीचे नहीं कुछ लिखा है, कोई अंक प्रदर्शित नहीं है, तो यहाँ कार्बन का 1 हुआ, और ये जब 2 से गुणा करेंगे तो कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, और बाईं तरफ भी देखिए 2 लिखा है, तो इन दोनों अंक को जब आप गुणा करेंगे तब ऑक्सीजन के आपके 4 परमाणु प्रदर्शित होंगे। तो इस CO2 के जो 2 अणु हैं, इसका मतलब हो गया जिसमें C बराबर 2 परमाणु और O बराबर क्या होगा, 4 परमाणु। इस तरह से हम किसी दिए गए अणु में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, और किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया में हम अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। हाँ, अभिक्रिया में अगर बाईं तरफ जितने अणु हैं ये निश्चित नहीं कि दाहिनी तरफ उतने ही अणु होंगे। अणुओं की संख्या निश्चित नहीं हो सकती है बाईं पक्ष और दाएं पक्ष में, परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। जब अभिक्रिया को संतुलित करने की बात आती है तो हम सिर्फ परमाणु संख्या का चार्ट बनाते हैं, अणु संख्या का नहीं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हम जानते हैं एक ही अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक अणुओं का निर्माण कर सकता है, या 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर के एक अकेले अणु का भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण में हमें अणु की संख्या को निर्धारित नहीं करनी होती है, बल्कि परमाणु की संख्या को निर्धारित करनी होती है। जैसे किस तरह से अगले टर्म में दिखाते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं। परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। अणु के अणु सूत्र में समान तथा असमान दोनों प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि अणुओं के निर्माण में समान परमाणु भाग लेते हैं। अब यहाँ पर अगर Cl2 है, इसमें 2 परमाणु हैं और दोनों किसके हैं, क्लोरीन के। यहाँ H2 है, 2 परमाणु से बना है और दोनों परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। ये N2 अणु है जिसमें 2 परमाणु हैं और दोनों परमाणु किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। इसका मतलब है कि ये जो अणु निर्माण हुआ है ये एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं समपरमाणविक अणु। और कुछ ऐसे भी अणु हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, ZnSO4 है, ये अणु ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित किए जाते हैं। इसका मतलब होता है अणुओं का निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से भी होता है और असमान परमाणुओं से भी किया जाता है।
तो ये जो उदाहरण दिख रहा है इसमें आप सभी जो उदाहरण देख रहे हैं Cl2, H2, N2 ये एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। अब जैसे Cl2 कैसे बनता है तो ये बताया गया कि जब एक क्लोरीन परमाणु दूसरे क्लोरीन परमाणु से जुड़ता है तब एक Cl2 अणु बनाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है तो H2 अणु बनाता है। एक नाइट्रोजन परमाणु दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ता है तो N2 अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो ये Cl2, H2 और N2 बना है ये समपरमाणविक अणु होते हैं। समपरमाणविक अणु, समपरमाणविक अणु का मतलब होता है एक ही प्रकार से बने हुए परमाणुओं से अणु जो निर्माण करते हैं उसे कहते हैं समपरमाणविक अणु। समपरमाणविक अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण अगर हम और देते हैं आपको, जैसे हमने कहा कि O3 लिखा, O3 को हम क्या कहते हैं आप भी जानते होंगे बचपन से, ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन गैस होती है। अब ये जो ओजोन है इसमें ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन मिलते हैं तब जाकर के O3 का निर्माण होता है। यानी ये जो O3 आपका अणु है और ये तीनों प्रत्येक अलग अलग क्या हो गए? परमाणु हैं। परमाणुओं के संयोग से ही अणु का निर्माण होता है। अणु बड़ा होता है, परमाणु उसकी इकाई होती है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का संयोग होता है तब एक अणु का निर्माण होता है। अणु जो होता है वो परमाणु से बड़ा होता है। अणु के निर्माण में प्रत्येक भाग लेने वाले परमाणु समान भी हो सकते हैं इनकी तरह, या देखें जैसे हमने कह दिया कि HCl है तो HCl का निर्माण किससे हुआ? H प्लस Cl से हुआ। अब जब H और Cl से हुआ तब जाकर के HCl बना, तो H आपका अलग परमाणु हो गया, Cl आपका अलग परमाणु हो गया। यानी अणु का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भी होता है और अणु का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भी होता है। तो इस तरह से जो आपको ऊपर यहाँ उदाहरण दिखाया जा रहा है इसमें ये बताया गया कि अणु के निर्माण में जब परमाणु संयुक्त होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु संयुक्त होते हैं तब वो अणु का निर्माण करते हैं। ये जो अणु होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से भी बन सकते हैं और असमान प्रकार के परमाणुओं से भी बन सकते हैं। अगर वो समान प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं तो उन्हें कहेंगे समपरमाणविक अणु, और अगर वो असमान प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं इस तरह Cl, H2SO4 तो उसे कहते हैं विषम परमाणविक अणु कहते हैं। समपरमाणविक अणु को कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और विषम परमाणविक अणु को कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे? तो आगे का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जबकि NH3, H2O, CO2 आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं का संयोग होता है। इस NH3 के निर्माण में क्या है? एक नाइट्रोजन का परमाणु है, 3 हाइड्रोजन का परमाणु है। H2O में 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। CO2 के केस में 1 कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन का परमाणु। ये तीनों उदाहरण किसके हैं? तब आप बोलते हैं अणु हैं ये। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से अधिक परमाणु दिखाए गए हैं। तो अब इनके कहने का मतलब ये है कि इनका निर्माण कैसे हुआ। तो आपने देखा कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से संयोग जब करता है तो NH3 अणु बनाता है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जब संयोग करता है तो H2O अणु बनाता है। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन से जब संयोग करता है तो CO2 अणु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार बने हुए इन तीनों अणुओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगेगा कि हाँ, इस तरह के अणु के निर्माण में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं का संयोग होता है। अतः आप कह सकते हैं इन्हें हम विषम परमाणविक अणु कहते हैं या अंग्रेजी में हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसमें बस आपको ये दर्शाया गया है और बताया गया है कि किसका संयोग हो रहा है और क्या बन रहा है, कौन कितनी संख्या में आ रहा है और किसका निर्माण हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन कभी 3H के रूप में नहीं लिखा जाता। हमें पता है कि हाइड्रोजन तो द्विपरमाणविक होता है, तो हाइड्रोजन को तो हम H2 रूप में लिखते हैं।
ऑक्सीजन को भी हम O2 रूप में लिखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ देखिए अकेला दिखाया गया है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो द्विपरमाणविक है। द्विपरमाणविक का मतलब क्या होता है? जो दो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो O नहीं होता बल्कि O2 होता है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी गैसें होती हैं वो द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक या बहुपरमाणविक होती हैं। तो इसका कहने का अर्थ क्या होता है कि जो परमाणविक के बारे में बताने की बात आती है, तो जरा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा आपका कि जो एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक की बात आती है, तो जैसे सोडियम आपने ले लिया, आपने आयरन ले लिया या आपने कॉपर ले लिया, इस तरह के लोगों को हम बोल सकते हैं ये हो गए एक परमाणविक। इनको कहा जाता है एक परमाणविक। अब जैसे मैंने O2 लिख दिया, मैंने H2 लिख दिया, मैंने Cl2 लिख दिया, मैंने N2 लिख दिया, इस तरह से, तो इसको आप बोलते हैं क्या? द्विपरमाणविक। ये द्विपरमाणविक हो गए। इस प्रकार अब जैसे आपने O3 लिखा, जिसको ओजोन आपने बोला, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका त्रिपरमाणविक। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा सूत्र का एक्सटेंशन कर दिया जाए, विस्तृत कर दिया जाए कि KMnO4 है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसमें एक परमाणु पोटेशियम है, एक परमाणु मैग्नीज धातु का है, 4 परमाणु ऑक्सीजन का है। तो कुल परमाणु की संख्या अगर पूछता है तो आप बोलेंगे इसमें कुल परमाणु संख्या 6 है, एक पोटेशियम है, एक मैग्नीशियम है और 4 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हो गया ये 3 से ज्यादा हो गए, तो इसको हम कहते हैं बहुपरमाणविक। अब यहाँ पर देखिए 3 परमाणु है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसको आप त्रिपरमाणविक कह सकते हैं। यहाँ O2, N2, Cl2, इस तरह के लोग जो हैं इसमें 2-2 परमाणुओं का संयोग हुआ है, तो इनको हम द्विपरमाणविक कहते हैं। और इस तरह की जो धातुएं पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एक परमाणविक। तो इसको हम आगे चल करके एटॉमिसिटी के नाम से भी जानते हैं, परमाणविकता कहते हैं कि किसी भी अणु का निर्माण जब होता है तो उस अणु के निर्माण में कितने परमाणु भाग लेते हैं, वही उसकी परमाणविकता कहलाती है। इसे अंग्रेजी में मोनोएटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक के नाम से जाना जाता है। एक परमाणविक अणु, द्विपरमाणविक अणु, त्रिपरमाणविक अणु, और अगर इससे ज्यादा है तो उसे कहते हैं बहुपरमाणविक अणु। तो ये आपका एक परमाणविक अणु, ये द्विपरमाणविक अणु, ये त्रिपरमाणविक अणु, और ये एग्जाम्पल जो है आपका बहुपरमाणविक अणु का है। तो इस प्रकार हम परमाणु के आधार पर अणुओं का नामकरण करते हैं। और आपको पता चल गया अणु का निर्माण जो होता है वो समान प्रकार के परमाणुओं से भी होता है और असमान प्रकार के परमाणुओं से भी होता है। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि अमोनिया हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, इनका सूत्र NH3, H2O और CO2 है। तो ये सभी क्या है? आपके अणु हैं। और ये किस प्रकार के परमाणुओं से बने हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, इसलिए ऐसे अणु का नाम क्या होगा? विषम परमाणविक अणु होगा। और अगर वो समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समपरमाणविक अणु। जैसे H2, Cl2, N2, O3, इस तरह के एग्जाम्पल को कहते हैं समपरमाणविक अणु। इसके बाद का अगला टर्म आपका होता है कि जो H2O लिखा है, H2O का अर्थ क्या है? आपको पहले से भी ज्ञान है। H2O का अर्थ होता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु उपस्थित है। H2O का अर्थ होता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु उपस्थित है। अगर हम जल की बात इस तरह से करें तो हम अमोनिया के बारे में, यानी इस NH3 को यहाँ पर लिख करके क्या बोलेंगे कि NH3 का अर्थ है कि NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित है। अगर हम यहाँ CO2 लिख करके बोलेंगे तो बोलेंगे CO2 का अर्थ है
कि इसके एक अणु में कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु उपस्थित है। इस प्रकार किसी दिए गए अणु में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया पहले भी कि जब कोई अणु आपके सामने आता है तो आप उसे अणु कैसे कहते हो, तो आपको ज्ञान होता है कि एक से अधिक परमाणुओं से बने हुए रसायन के सूत्र को हम अणु सूत्र या अणु के नाम से जानते हैं। इस अणु का निर्माण जिन जिन परमाणुओं से होता है उन परमाणुओं को उनके संकेतों के द्वारा उस सूत्र में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अमोनिया का सूत्र NH3 होता है तो NH3 में नाइट्रोजन का संकेत N होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पता चलता है तो अमोनिया का सूत्र अगर NH3 होता है तो उसमें हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं, तो हम H के नीचे 3 लिख देते हैं, तब इस तरह से अमोनिया का सूत्र होता है NH3। हमने कहा मेथेन एक गैस होती है जिसका अणु सूत्र होता है CH4। तो CH4 का क्या अर्थ है? अगर आपसे पूछता है कि CH4 का क्या अर्थ है तो आप क्या बताओगे? तो देखा जाए कि CH4 का क्या अर्थ है, ये रहा आपका CH4। तो इसका मतलब हो गया कि CH4 का अर्थ है कि CH4 के अणु सूत्र में इस तरह से बताते हैं, कार्बन बराबर 1 परमाणु, हाइड्रोजन बराबर 4 परमाणु। CH4 का अर्थ है कि इस CH4 के एक अणु में, क्यों बोल रहे हैं एक अणु? क्योंकि आपको पता है अणु संख्या हम बाईं तरफ लिखते हैं और बाईं तरफ अगर कोई अंक नहीं होता है तो हम उसे क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ CH4 का एक अणु है। जैसे यहाँ पर अमोनिया का एक अणु है, जल का एक अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। तो इस तरह जैसे ये आपका सामने 3 एग्जाम्पल है तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि भाई CH4 का क्या अर्थ है। आपने बोला CH4 का अर्थ है कि कार्बन उसमें 1 परमाणु है और हाइड्रोजन उसमें 4 परमाणु। अब अगर यही CH4 सपोज यहाँ पर 2 लिख देता कि नहीं 2CH4 का क्या अर्थ, तो सिंपल सी बात है कि 2CH4 में आप क्या बोलते कि भाई ये पहली बात मेथेन का 2 अणु है, क्योंकि इसके बाईं तरफ अंक क्या लिखा है 2, तो हम बोल देंगे ये CH4 का 2 अणु है। इसमें अब इसका गुणा सब में करना पड़ेगा, तो इसमें कार्बन का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 कार्बन हो जाएगा, इस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, तो वो हाइड्रोजन की संख्या होगी। सिंपल सी बात है, अगर मेथेन के एक अणु में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है तो मेथेन के 2 अणु में क्या हो जाएंगे? इसका 2 गुना हो जाएगा। मेथेन के 3 अणु में क्या हो जाएंगे? इसका 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि जितने भी गुणक आप बाईं तरफ लिखेंगे उतना ही गुना परमाणु की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार हम समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए अणु और असमान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए अणु का ज्ञान करते हैं, और इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि अणु के निर्माण में एक ही प्रकार के परमाणु भी भाग ले सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भी भाग ले सकते हैं। अब अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 2NH3 का अर्थ है। क्या अर्थ है ये आपको पहले से पता होगा। 2NH3 का क्या अर्थ है? 2NH3 का अर्थ है कि अमोनिया के 2 अणु में, यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब हो गया अमोनिया का 2 अणु है। इस 2 अणु में नाइट्रोजन के 2 तथा हाइड्रोजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि अगर यहाँ पर अमोनिया है, ये NH3 सूत्र दिखा रहा है, इसकी बाईं तरफ कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि इसके बगल में 1 है, तो ये अमोनिया का एक अणु है जिसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। तो 2 अमोनिया का अणु ले लिया गया तो जस्ट परमाणुओं की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 लिख दिया गया होता तो परमाणुओं की संख्या 3 गुनी हो जाती। तो इस प्रकार से हम दिए गए निश्चित अणुओं की संख्या में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण करते हैं।